नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पीडी पब्लिकेशन ऑफिशियल के ऊपर। तो आज से दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार जीके के लिए एक स्पेशल सीरीज, जो कि हम करेंगे हमारे जो बुक है बिहार जीके का स्पीडी पब्लिकेशन का, उसके थ्रू करने वाले हैं। ठीक है। और ये बुक देखिए, अगर आपने देखा होगा, आपने ऑर्डर किया होगा ये बुक, तो आपके पास गया होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये बुक जो है सिर्फ देखने में यहाँ पर पतला है, लेकिन इसमें जो कंटेंट दे रखा है वो काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, मतलब कंसाइज वे में ही जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर जो है कवर की गई है, जिससे कि आलतू फालतू की चीज़ें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है वो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी पीपीएससी का एग्ज़ाम भी हुआ था तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो इसी बुक से डायरेक्टली पूछे गए थे। सो इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए ये सीरीज जो मैं आपको चला रहा हूँ। ठीक है, जिसमें कि आपका बिहार का जितने भी आपके वनडे एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं, जैसे एसआई वगैरह है, फिर उसके बाद आपका बिहार एसएससी का सीजीएल लेवल का परीक्षा है, फिर उसके बाद आपका बीपीएससी का एईडीओ वाला है, मतलब जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है जिसमें कि बिहार जी के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो चैप्टर वाइज जो है हम लोग टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मतलब पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे और उसके बाद हम लोग उसी पर बेस्ड एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको एमसीक्यू का कम लगे, मतलब प्रैक्टिस अगर लगता है कि मतलब कम क्वेश्चन है, ऐसा तो मैं 20-30 क्वेश्चन करवा दूंगा हर एक वीडियो में, ठीक है, अंत में। लेकिन अगर लगता है कि कम है तो उसके लिए हम लोग टेलीग्राम के ऊपर आपको जो है बिहार स्पेशल करके जो है क्विज भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उसके लिए टेलीग्राम वगैरह को ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो कंप्लीट बिहार जीके की तैयारी आपको यहाँ से हो जाने वाली है। इसके लिए आपको और अदर सोर्सेज पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, बस शुरू से लेकर के अंत तक ये जो बुक है इसको अच्छे से कर लीजिए और उसके बाद मल्टीपल रिवीजन कीजिए, वही आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो अब चलिए ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो हम लोग का आज पहला चैप्टर है बिहार की पृष्ठभूमि और उसका इतिहास, उसको हम लोग जो है आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चाहे चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले देखो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, उसको थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले सामान्य परिचय बिहार का, कि बिहार का जो गठन वगैरह किस तरीके से हुआ है। ठीक है, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है। ठीक है, राजकीय प्रतीक इसका क्या क्या है। उसके बाद बिहार राज्य की पृष्ठभूमि, मतलब कैसे कैसे बिहार का निर्माण हुआ। ठीक है, राजनीतिक परिचय, मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी है बिहार की। ठीक है, प्रशासनिक परिदृश्य देखेंगे कि मतलब किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले बिहार के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि नेशनल पार्क्स, ठीक है, जलप्रपात, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग जो इस पर बेस्ड एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं, ये हम लोग का बुक है। ठीक है, इसी में से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अगर इन केस मान लीजिए कि आप खुद से रिवीजन करना चाहते हैं बुक के थ्रू, तो आप जो है ये वाला बुक परचेस कर सकते हैं, जिसपे कि आपको ये सुजीत सर का फ़ोटो पहले देख लेना है कि ये लगा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे फेक बुक्स अवेलेबल है। फिर आपका पैसा डूब जाएगा अगर फेक बुक्स परचेज कर लेते हैं तो। ठीक है, तो बाकी जिनको परचेज करना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग सामान्य परिचय जानते हैं बिहार का। तो आधिकारिक नाम तो आपको पता होगा कि बिहार ही है। ठीक है, प्राचीन नाम की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो बिहार का जो प्राचीन नाम है या तो प्राच्य है या फिर पूर्व देश है। ठीक है, प्राच्य या फिर पूर्व देश जो है आपका प्राचीन नाम है। उसके बाद मौर्य और गुप्त काल में अगर बात करेंगे कि मौर्य काल और गुप्त काल में जो है बिहार का नाम क्या था, तो मगध था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद गठन की बात करेंगे तो बिहार का जो गठन है 22 मार्च 1912 का हुआ था। ठीक है, मतलब आपको पता होगा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों एक ही में पहले मिला हुआ था। ठीक है, तो 1912 के बाद जो है ये बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, जिसमें कि उस समय उड़ीसा भी शामिल था बिहार के साथ। तो जिस समय 22 मार्च 1912 को ये चीज़ हुआ था, मतलब अलग हुआ था बिहार आपका, और तो उसमें उड़ीसा भी शामिल था, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर उड़ीसा आप देखोगे कि 1936 में जो है फिर वो अलग होता है बिहार से, तो फिर वो अलग स्टेट बनता है। लेकिन अभी जो 22 मार्च 1912 को जो अलग हुआ है यहाँ पे, तो उस समय बिहार में ही आपका उड़ीसा भी आता था। उसके बाद स्थापना दिवस की बात करेंगे या फिर बिहार दिवस की बात करेंगे, तो 22 मार्च जिस दिन अलग किया गया था यहाँ पे, ठीक है, या गठन किया गया था जिस दिन बिहार का, उसी दिन बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। राजधानी की बात करेंगे तो पटना है, जो कि पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाना जाता था। और ये पटना की स्थापना कब हुई थी, तो 1541 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और ये संस्थापक कौन थे पटना के, तो याद रखिएगा शेर शाह सूरी, जो कि सूर वंश के जो है यहाँ पे मतलब उससे संबंधित ये शासक थे। और ये 1541 ईस्वी में जो है इन्होंने पटना का स्थापना किया था, याद रखिएगा ये चीज़। बाकी प्राचीन पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, और एक कुसुमपुर भी आपको याद रखना है। ठीक है,
पाटलिपुत्र तो सबको याद है, कुसुमपुर भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो 2 नाम है। बाकी अगर पूछेगा यहाँ पर पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है, देखो पटना का संस्थापक तो आपने समझ लिया शेरशाह थे, लेकिन पाटलिपुत्र के संस्थापक बोलेंगे तो याद रखिएगा उदयन थे, जो कि आपके हर्यक वंश से संबंधित है, ठीक है। तो उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक और पटना के ये शेरशाह। उसके बाद बिहार राज्य बनाने की घोषणा कब हुई थी, तो 12 दिसंबर 1911। देखो घोषणा और गठन दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। पहले घोषणा हुआ था तो वो 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। फिर उसके बाद बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था, मतलब 22 मार्च 1912 को। उसके बाद बिहार का एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन किया गया फिर 22 मार्च 1912 को। और ये किसके तहत किया गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो एक्ट है, ठीक है, उसके तहत जो है आपका बिहार का गठन किया गया है। उसके बाद बिहार का एक भारतीय राज्य के रूप में गठन किया गया 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आया। 22 मार्च को सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही गठन हुआ, ठीक है, लेकिन अगर भारतीय राज्य के रूप में गठन पूछेगा तो 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। बिहार में उड़ीसा को अलग किया गया कब, तो 1 अप्रैल 1936 को, क्योंकि जब 1912 में अलग हुआ था ना, उस समय उड़ीसा भी आपका जो है बिहार में ही था, ठीक है। तो फिर बिहार में से उसको अलग किया गया 1936 में, 1 अप्रैल 1936 को। और उसके बाद बिहार से झारखंड को फिर अलग किया गया था 2000 को, 15 नवंबर को। और इस दिन हम लोग झारखंड दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर जो है जाना जाता है, ठीक है, आधुनिक बिहार के निर्माता, ठीक है। तो बेसिक जानकारी बिहार के बारे में आपने समझ लिया होगा। अब आते हैं हम लोग राजकीय प्रतीक के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह है आपका बोधि वृक्ष, जो 2 स्वास्तिक के बीच में जो है आपका बोधि वृक्ष स्थित होता है ना, वो आपका जो है राजकीय चिन्ह यहाँ पे है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बोधि वृक्ष होता है। उसके बाद राजकीय पशु, ये आपका बीपीएससी वाले में पूछा था अभी, तो बैल था यहाँ पे, याद रखिएगा। वैज्ञानिक नाम इसका जो है बॉस इंडिकस है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम याद रखना है। तो राजकीय पशु बैल और इसका वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो गौरैया हो जाएगा आपका, जिसका वैज्ञानिक नाम है आपका पासर डोमेस्टिकस, ठीक है, पासर डोमेस्टिकस जो है आपका राजकीय पक्षी है, गौरैया का ये क्या बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। फिर उसके बाद फूल पूछेगा, राजकीय फूल, तो ये आपको गेंदा याद रखना है, जिसका वैज्ञानिक नाम है आपका कैलेंडुला, ठीक है, ऑफिशिनलिस, ठीक है, कैलेंडुला ऑफिशिनलिस, ये आपका जो है वैज्ञानिक नाम है आपका गेंदा का फूल का। उसके बाद राजकीय वृक्ष पूछेगा तो ये पीपल हो जाएगा आपका, इसका वैज्ञानिक नाम है आपका फिकस रेलिगोशिया, ठीक है। देखो दोनों में कन्फ्यूजन होता है, ये राजकीय चिन्ह में और वृक्ष में। तो राजकीय चिन्ह में याद रखना है बोधि वृक्ष है, और राजकीय वृक्ष राजकीय चिन्ह में बोधि वृक्ष है और राजकीय वृक्ष में पीपल है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं राजकीय चिन्ह भी जो है पीपल लगा के आ जाते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट्स। तो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है और फिर गलती आप करके आते हो। तो ये भी मैं आपको बता दूँ जहाँ पर गलती होता है। उसके बाद राजकीय मछली की बात करेंगे तो देसी मांगुर है, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम है आपका क्लैरियस बैट्राचूस, ठीक है, क्लैरियस बैट्राचूस, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते होंगे इसको, लेकिन ये आपका जो है वैज्ञानिक नाम है इसका देसी मांगुर है मछली, ठीक है, राजकीय मछली। और इसके अलावा राजकीय जलीय जीव की बात करेंगे तो हो जाएगा गंगा का डॉल्फिन, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम है आपका प्लेटेनिस्टा, ठीक है, गंगैटिका, प्लेटेनिस्टा गंगैटिका जो है आपका डॉल्फिन का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, जो कि हम लोग का बिहार का राजकीय जलीय जीव है। बाकी इसी डॉल्फिन को जो है वर्ष 2009 में भी भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था, तो ये भी चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, 2009 में जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट है राजकीय खेल क्या है यहाँ का, तो ये है कबड्डी। उसके बाद राजकीय या फिर प्रथम भाषा की बात करेंगे तो प्रथम भाषा आपका हिंदी है, ठीक है, और तीसरी भाषा अगर बोलेगा तो ये मैथिली है। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा राजकीय भाषा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका उर्दू है, जो कि 1984 में जो है आपका बनाया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़। इसके अलावा राजकीय गीत की बात करेंगे तो ये है आपका मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये आपका बिहार का राजकीय गीत है, इसको अच्छे से याद करिए, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये जो है आपका राजकीय गीत है। इसका मान्यता वर्ष क्या है, मतलब कब इसको जो है मान्यता प्राप्त हुआ इस गीत को राजकीय गीत के रूप में, तो 2012 में, ठीक है। गीतकार कौन है, तो श्री सत्यनारायण है। और संगीतकार की बात करेंगे तो हरिप्रसाद चौरसिया है, जो कि एक आपके बांसुरी वादक भी हैं, ठीक है। तो हरिप्रसाद चौरसिया संगीतकार हो जाएंगे, गीतकार हो जाएंगे श्री सत्यनारायण, और मान्यता हो जाएगा मतलब इसको, मतलब कब मिला था इस गीत को, तो ये 2012 को मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक राज्य प्रार्थना भी होता है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे, ये आपका रेगुलर बेसिस पर ये जो आपका होता था, ये आपको मालूम होगा। तो ये आपका राज्य प्रार्थना है, ठीक है। बाकी इसके लेखक अगर पूछेगा तो एम आर चिश्ती, ठीक है, कौन है, एम आर चिश्ती हैं। और एक आवाज़ पूछेगा कि इसको जो आवाज़ किसने दिया था, तो उदित नारायण के द्वारा यहाँ पर जो है दिया गया, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना है आपको राज्य प्रार्थना के बारे में, कि इसके लेखक कौन है, एम आर चिश्ती हैं, और उदित नारायण ने इनको आवाज़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का ये हो गया क्या, प्रतीक के बारे में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे पृष्ठभूमि, किस तरीके से जो है आपका बिहार का निर्माण हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो
अच्छी बात ये है कि मतलब एक सीक्वेंस में है, वन लाइनर तो है ही, लेकिन सीक्वेंस में है। कई सारे बुक्स में आपको क्या मिलेगा कि मिक्स फॉर्म में रहेगा, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस में एकदम कहानी के फॉर्म में है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिहार राज्य की पृष्ठभूमि की बात करेंगे अगर हम लोग, तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है 1912 तक जो है बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था, मतलब बंगाल का ही पार्ट था, बिहार बंगाल उड़ीसा तीनों। उसके बाद 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज ने दिल्ली दरबार में बिहार व उड़ीसा को मिला करके बंगाल से पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई, ठीक है। कब हुआ था आपका दिल्ली दरबार? तीसरा वाला ये बात हो रहा है, मतलब ये जो 1911 में आपका हुआ था, ये आपका तीसरा दिल्ली दरबार था। तो उसी में जॉर्ज पंचम जो थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर जो है ये डिसाइड किया कि बिहार और उड़ीसा को मिला करके जो है एक अलग राज्य यहाँ पर जो है बनाया जाएगा। उसके बाद फिर 22 मार्च 1912 को जो है बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा प्रांत अस्तित्व में आया और फिर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली जो है पहले उपराज्यपाल बने, मतलब एक जो हाईएस्ट पोस्ट बना था उस बार, मतलब अलग करने के बाद, क्योंकि कोई भी अगर एक अलग स्टेट बन रहा है तो उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो है कोई एक मतलब चाहिए ना, उसके लिए बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो उस समय जो है आपका उपराज्यपाल बनाया गया था, और उपराज्यपाल पहले कौन बने थे, तो ये बने थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। नाम याद रखिएगा, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली जो है आपके पहले उपराज्यपाल बने थे जब आपका बिहार अलग हुआ था। उसके बाद 1913 में जो है प्रांत में 43 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। मतलब जिस समय ये अलग हुआ था तो उस समय आपका जो है विधायी परिषद ही सिर्फ था, मतलब एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। तो विधानसभा उस समय नहीं था, विधायी परिषद था, जिसमें कि टोटल स्ट्रेंथ कितना था उसका, 43 सदस्यों का था। लेकिन उसमें से बता दें कि उसमें से जो आपका 24 था वो आपका निर्वाचित था। मतलब निर्वाचित मतलब समझ में आ ही रहा होगा आपको कि चुनाव से गए थे वो लोग, ठीक है। और 19 जो है वो मनोनीत थे। मनोनीत मीन्स कि किसी किसी एरिया से जो उनको मनोनीत किया गया था। तो 24 निर्वाचित थे और 19 मनोनीत सदस्य थे, याद रखिएगा। बाकी 20 जनवरी 1913 को जो है विधायी परिषद की फिर पहली बैठक होती है। 1913 में आपका गठन हो गया, लेकिन 20 जनवरी 1913 को जो आपका पहली बैठक हुई थी, याद रखिएगा, विधायी परिषद का। उसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1920 में बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए उपराज्यपाल की जगह पर गवर्नर की नियुक्ति की गई। मतलब पहले उपराज्यपाल था, लेकिन उसको हटा करके अब गवर्नर यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति की गई। और पहले अगर पूछेगा कि पहले गवर्नर कौन थे, ठीक है, तो वो थे आपके लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है इस प्रांत के पहले गवर्नर नियुक्त किए गए। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इस लाइन को अच्छे से याद करना है आपको। उसके बाद गवर्नर के शासन की स्थापना के बाद विधायी परिषद का विस्तार जो है उसको कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। मतलब पहले क्या था, पहले आपका 43 सदस्यों का था, ठीक है, लेकिन इसको विस्तारित करके जो है 103 कर दिया, मतलब नंबर को बढ़ा दिया गया, जिसमें कि जो 76 थे वो निर्वाचित और 27 जो है वो सदस्य गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते थे, ठीक है। तो ये आपको एकदम ऑर्डर में, सीक्वेंस में जो है हिस्ट्री आपका चल रहा है बिहार का, तो इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा आपको। चलो आगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग स्वतंत्र प्रदेश के रूप में जो है अस्तित्व में आए। 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद का गठन किया गया। इसके साथ ही 152 सदस्यीय विधानसभा और 29 सदस्यीय विधान परिषद की अस्तित्व में आई, ठीक है। देखो अब यहाँ से देखो क्या हो गया, जो गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट था 1935 वाला, ठीक है, तो उसके तहत जो 1936 में दो चीज़ों का गठन किया गया, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन आपका विधान परिषद होता है और निम्न सदन आपका जो है विधानसभा होता है। तो दोनों का गठन किया गया, जिसमें कि विधानसभा में जो है टोटल 152 मेंबर्स को मतलब रखा गया कि 152 मेंबर्स रहेंगे, और जो विधान परिषद होंगे उसमें 29 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, ठीक है। किसके एक्ट के थ्रू, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 वाले के तहत। उसके बाद है बिहार विधानसभा की पहली बैठक कब हुई, तो 22 जुलाई 1936 को हुई थी, और राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता में ये हुई थी, ठीक है। जो भी आपका विधानसभा का पहला बैठक हुआ था 1936 में हुआ था, 22 जुलाई को हुआ था, और श्री राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता में ये चीज़ हुई थी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 1937 में पृथक बिहार राज्य में पृथक विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, मतलब पहला विधानसभा चुनाव, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा, तो याद रखिएगा। 1937 में जो है पहला बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था, ठीक है। बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ा करके जो है फिर 152 कर दी गई। देखो यहाँ पर कितना था, 152 ही था, ठीक है, यहाँ पर भी 152, अच्छा ठीक है, सेम चीज़ बोल रहा है। तो 152 ही था यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या थी विधानसभा में। और विधान परिषद में कितनी थी, विधान परिषद में भी याद रख रहे हैं 29 था आपका, ठीक है। आगे आगे है आपका 20 जुलाई 1937 को जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में विधिवत बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जो है वो नियुक्त किए गए। देखो
20 जुलाई 1937 को क्या हुआ, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में विधिवत बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। मतलब जो सरकार बनी थी पहली, ठीक है, किसके नेतृत्व में बनी थी, तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बनी थी। ठीक है, और वो कांग्रेस की सरकार बनी थी पहली बार। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जो है वो नियुक्त किए गए। प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त किए गए, प्रोटेम का मतलब होता है टेम्पररी बेसिस पे। ठीक है, तो वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर जो है नियुक्त किया गया। उसके बाद 22 जुलाई 1937 को जो है बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों का प्रथम संयुक्त अधिवेशन यहाँ पर हुआ। मतलब विधानमंडल मतलब कहने का मतलब दोनों, जैसे विधानसभा और विधान परिषद का दोनों संयुक्त बैठक यहाँ पर हुआ कब, 22 जुलाई 1937 को हुआ। और 23 जुलाई 1937 को जो है श्री राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष यहाँ पर जो है चुने गए। मतलब विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए, पहले अध्यक्ष चुने गए राम दयालु सिंह, और उपाध्यक्ष कौन चुने गए, प्रोफेसर अब्दुल बारी। ठीक है, ये उपाध्यक्ष चुने गए कब, तो 23 जुलाई 1937 को। 22 जुलाई को आपको संयुक्त बैठक हुआ था, और 23 जुलाई को जो है ये स्पीकर चुना गया, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952। देखो, पहला चुनाव बोलेगा 1937, अगर पूछेगा स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव तो ये आपका 1952 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए जो है चुनाव हुए और श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री कृष्ण सिंह आपको याद रखना है। और 330 सीटों के लिए चुनाव हुआ था पहली बार 1952 में, ये भी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं एक चीज़ को दो बार तीन बार रिपीट करूँ जिससे कि आपके माइंड में जो है एक बार में ही चीज़ें याद हो जाए देखते देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं याद होता है तो फिर जो बुक है उसके थ्रू आप रिवीजन कीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद अब आते हैं, ये तो हो गया हम लोगों का जो है किस तरीके से जो है बिहार का गठन हुआ। अब राजनीतिक परिचय के ऊपर आते हैं हम लोग। राजनीतिक परिचय मतलब कि किस तरीके से जो है यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था है, मतलब कितने सीट्स लोकसभा की है, कितने विधानसभा की है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। करंट सिचुएशन के हिसाब से बताएंगे, अपडेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे। तो देखिए, विधानमंडल की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर दो विधानमंडल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक विधानसभा में और एक विधान परिषद में। ठीक है, विधान परिषद है और विधानसभा है। उसके बाद विधानसभा में सदस्यों की टोटल संख्या अभी करंट में बात करेंगे तो 243 है, और विधान परिषद में टोटल संख्या जो है अभी 75 है। ठीक है, दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें भी देखेंगे अभी रिजर्व सीट भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए टोटल सीट समझ में आ गया होगा आपको, 243 और 75। विधान परिषद में कम होते हैं और विधानसभा में ज़्यादा। और विधानसभा क्या है, निम्न सदन है, और विधान परिषद क्या है, उच्च सदन है, याद रखिएगा। उसके बाद लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो 40 है। मतलब लोकसभा में जो सीट्स हैं उसमें बिहार का रिप्रेजेंटेशन कितना है, टोटल 40 है। राज्यसभा में पूछेगा तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है आपका 16 है यहाँ पे। उसके बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति और आरक्षित सीटों की बात करेंगे तो लोकसभा में टोटल 40 है ना, इसमें भी आपका जो है 6 जो सीटें हैं वो आपका रिजर्व है, किसके लिए, तो एससी के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए। कहाँ कहाँ से, तो गोपालगंज से, हाजीपुर से, समस्तीपुर से, जमुई से, गया से और सासाराम से। ठीक है, ये 6 जगहों से जो है आपका सीट्स रिजर्व है एससी के लिए, टोटल 40 में से। ठीक है, यानी कि इसके अलावा कितने बचे सीट, 34। तो 34 पे जो है आपका और अलग जो है यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल 16 है, लेकिन इसमें कोई ऐसा रिजर्व सीट नहीं है, इसके लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है। ठीक है, लेकिन विधानसभा की बात करेंगे, विधानसभा में टोटल 243 सीट है। इसमें से जो 40 सीटें हैं ना वो रिजर्व है, जिसमें कि जो आपका 38 सीट है वो आपका अनुसूचित जाति के लिए है, और 2 सीट जो है आपका अनुसूचित जनजाति के लिए। मतलब 38 एससी के लिए रिजर्व है और एसटी के लिए 2 रिजर्व है। तो कुल मिलाकर के 40 सीटें जो है आपका विधानसभा सदस्यों के लिए जो है वो आरक्षित है, रिजर्व है। ठीक है, बाकी ये जो दो मैंने बताया आपका एसटी के लिए, वो कहाँ कहाँ से, तो कटोरिया और मनिहारी करके जगह है। ठीक है, वहाँ से जो है आपका ये रिजर्व है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो ये राजनीतिक परिदृश्य भी हम लोग देख लिए। अब आगे आते हैं प्रशासनिक, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरीके से है, मतलब पंचायतों की संख्या, ये सब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, राज्य का एक उच्च न्यायालय है जो कि आपका पटना हाई कोर्ट, आपको पता होगा। तो इससे पूछता है कि आपका हाई कोर्ट जो है पटना वाला, उसका स्थापना कब हुआ। तो स्थापना इसका याद रखना है 3 फरवरी 1916 को जो है इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, उसके बाद जिला की बात करेंगे, टोटल कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं अभी करंट में। ठीक है, और 38वां जिला कौन था, तो ये आपका अरवल बना था। और अभी करंट में देखो 39वां जिला यहाँ पर बनाने की बात हो रही है, बाढ़ को बनाने का बात हो रहा है, जो कि अभी करंट पटना का हिस्सा है। ठीक है, मतलब पटना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये आता है, लेकिन ऐसा बात चल रहा है कि 39वां जिला जो इसको बनाया जाएगा। उसके बाद प्रमंडल की बात करेंगे तो प्रमंडल टोटल 9 है, जिसमें कि कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया आता है। ठीक है, तो टोटल 9 आपको याद रखना है प्रमंडल में। अनुमंडल की संख्या 101 और प्रखंडों की संख्या आपका 534 हो जाएगा। ठीक है, 101 आपका अनुमंडल, प्रखंडों की संख्या 534। पंचायतों की संख्या की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 8053, और पुलिस थानों की संख्या की बात करेंगे 1212। और इसमें भी पुलिस जिला की बात करेंगे तो पुलिस जिला आपका 44 है, जिसमें कि सिविल वाला जो है आपका 40 है और रेलवे वाला आपका 4 है। ठीक है,
टोटल 1212 है, लेकिन इसमें पुलिस जिला वाला 44 है, जिसमें कि 40 सिविल वाला है और 4 आपका जो है रेलवे वाला है। इसमें महिला पुलिस थाना भी पूछता है, ठीक है। तो महिला वाला आपको याद रखना, महिला वाला 40 है। महानगरों की संख्या पूछेगा तो वो एकमात्र आपका पटना है, जो कि मेट्रो सिटी कहते हैं इसको, ठीक है, जो कि अभी बनने वाला है ये, ठीक है। तो महानगरों की संख्या की बात करेंगे तो ये एकमात्र आपका पटना है। नगर निगम की बात करेंगे तो टोटल 19 नगर निगम है, और 19वां जो नगर निगम है वो आपका सहरसा बना है। नगर परिषद की बात करेंगे तो टोटल 88 है। नगर पंचायत की बात करेंगे तो 154 है। नगर निकाय, ठीक है, वो 261 है। और शहरों की संख्या बात करेंगे टोटल 199 है। और बिहार में शहरीकरण की दर अगर पूछेगा लेटेस्ट डाटा के हिसाब से तो ये आपका 15.3% है। गाँवों की संख्या कितनी है तो 39,073 है। ठीक है, तो इतना आंकड़े हैं। देखो ये आंकड़े वाली चीज़ें हैं जिसको कि आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इन सब चीज़ों को जो है आप याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं जो प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि आपके भारत रत्न जिनको दिया गया है बिहार से है वो, तो उनका नाम यहाँ पर याद रखना है आपको। तो अभी करंट में जो है कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है भारत रत्न, जो कि 2024 में दिया गया, ठीक है। और भारत रत्न आपको पता होगा भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मतलब नागरिक अवार्ड है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक है, इनको 2001 में जो है भारत रत्न दिया गया था। और जयप्रकाश नारायण को 1999 में दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया था। और डॉक्टर विधान चंद्र राय को जो है 1961 में दिया गया था। तो ये एक सीक्वेंस में है, 61 में, 62 में, 99 में, 2001 में और 2024 में, ठीक है। इतने लोगों को जो है बिहार से यहाँ पर जो है भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। तो इसको डेट वगैरह याद कर लीजिएगा कि पूछता है कि इनको कब यहाँ पर जो है भारत रत्न दिया गया था। आगे आते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट अलग अलग जो जानकारी है, जैसे कि वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि बिहार के जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन कौन से हैं। तो देखो सबसे पहले याद रखना है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है। ये कहाँ पर है तो ये है आपका पश्चिम चंपारण में, ठीक है, वाल्मीकि नगर वाला। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की बात करेंगे तो आपका गया जी, ठीक है, गया जी कर लीजिएगा इसको, क्योंकि इसका नाम अभी चेंज हो चुका है। उसके बाद संजय गांधी जैविक उद्यान तो आपको पता ही है पटना में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात करेंगे तो आपका भागलपुर में है। भीम बांध अभ्यारण्य की बात करेंगे तो मुंगेर में है। कांवर झील की बात करेंगे बेगूसराय में है। उसके बाद नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये जमुई में है, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा आपको प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कहाँ पर है। एक से दो बार अगर इसको पढ़िएगा तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य ये जमुई में है। उसके बाद उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे पश्चिम चंपारण में है। पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ठीक है, ये आपका नालंदा में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार दरभंगा में है, ठीक है। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में है। बड़ैला सलीम अली पक्षी विहार ये आपका वैशाली में है, ठीक है। तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और इसको अच्छे से याद करो, क्योंकि आप ये आगे जब क्वेश्चंस आएगा तो फिर आपको यहाँ पर जो है बताना पड़ेगा, इसीलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, तब आगे बढ़िए वीडियो में, ठीक है। नहीं तो फिर क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाइएगा तो फिर आपको लगेगा कि मैंने पढ़ा तो वीडियो लेकिन देखा तो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके याद कीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद संजय गांधी जैविक उद्यान के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा कि ये 153 एकड़ में ये फैला हुआ है और ये गैंडा प्रजनन के लिए जो है एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है आपके लिए कि एशिया का सबसे बड़ा जो है गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका पटना में है, संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि 153 एकड़ में फैला हुआ है। उसके बाद है बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव, ठीक है, कौन सा है तो बिहार का पहला राष्ट्रीय पक्षी उत्सव जो है आपका कलरव है, जो कि जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, नकटी अभ्यारण्य जमुई में जो है वहीं पर जो है आपका ये है, ठीक है। तो बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव कलरव है, याद रखिएगा। उसके बाद डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है तो ये पटना में है। और डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं तो 5 अक्टूबर को हम लोग जो है मनाते हैं डॉल्फिन दिवस, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग नेशनल पार्क्स के ऊपर, ठीक है। तो एकमात्र आपका नेशनल पार्क है आपका बिहार में, जो कि है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका कहाँ पर है तो पश्चिम चंपारण में ही है, गंडक नदी के किनारे सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी में ये आपका है, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। 1978 में जो है आपका वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। 1990 में जो आपका राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा दिया गया, मतलब 78 में एज ये क्या बना था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था, मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य बना था, लेकिन बाद में इसको जो है 1990 में इसको राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क का यहाँ पर जो है दर्जा दिया गया। विशेषता क्या है तो ये बाघों के लिए जो है फेमस है, जो भी आपका है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे आते हैं जो प्रमुख वाटरफॉल्स है, जलप्रपात जो है, तो सबसे पहले ककोलत, ठीक है। तो ककोलत वाटरफॉल कहाँ पे है, नवादा में है। तेलहर कुंड कहाँ पे है, कैमूर में है। करकट कहाँ पे है, कैमूर में है। दुर्गावती रोहतास में है, ठीक है। उसके बाद कर्मनासा कहाँ पर है, कर्मनासा कैमूर में है। धुआं कुंड सासाराम में है। मंझार कुंड सासाराम में है। तुतला भवानी, ठीक है, तितुला या तुतला जो भी बोल सकते हैं, ये आपका जो है रोहतास में है, ठीक है, तुतला भवानी ही होता है।
ये तितुला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुतला भवानी, जो भी आप कर लीजिएगा इसको करेक्ट। तुतला भवानी कहाँ पर है, तो रोहतास में है, ठीक है। उसके बाद जी आर कुंड कहाँ पर है, तो ये भोजपुर में है। भोजपुर कहाँ पड़ता है, तो आरा जिला में पड़ता है, याद रखिएगा। वहाँ पर है जी आर कुंड, ठीक है। और ये ककोलत वगैरह ये सब आपको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना, क्योंकि याद करने वाली ही चीज़ें हैं। स्टैटिक फॉर्म में है, जो भी चीज़ें होंगी वो आपको याद करने वाली है। जब हिस्ट्री वगैरह वाला चीज़ आएगा, हिस्ट्री वाला पार्ट आएगा, तो वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाला नहीं समझ में आएगा तो फिर नीचे वाला भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये सब क्या है, याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं 2-3 बार कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग को वाटरफॉल भी हो चुका है। अब आते हैं प्रमुख पक्षी या फिर पशु विहार। तो पहला है नागिनट्टी पक्षी विहार, तो जमुई में है। वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में है। गोगाबिल पक्षी विहार जो कि कटिहार में है। हरियाबाड़ा हिरन पार्क जो कि अररिया में है, ठीक है। कांवड़ झील पक्षी विहार, देखो अगर नहीं याद होता है ना तो थोड़ा सा इसमें अपना लॉजिक लगाओ, कुछ ऐसा ट्रिक लगाओ, ट्रिक नहीं लॉजिक बोल सकते हो, स्टोरी के फॉर्म में कनेक्ट करो उसको, जिससे कि वो लंबे समय तक याद रह सके, ठीक है। कांवड़ झील की बात करेंगे तो बेगूसराय, ठीक है। और कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में। सरैयामान उदयपुर पक्षी विहार जो कि बेतिया में है। और सुहियान पक्षी विहार की बात करेंगे तो ये आपका भोजपुर में है, ठीक है। तो ये प्रमुख पक्षी विहार है और पशु विहार है। एक और है आपका उधवा झील, उधवा झील पक्षी विहार जो कि आपका साहेबगंज में है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर प्रमुख झीलों के बारे में, लेक्स के बारे में। तो सबसे पहले अनुपम झील जो कि कैमूर में है। कांवड़ झील बेगूसराय में है। तिलहर झील, ठीक है, तिलहर झील जो आपका कैमूर में है। और कुशेश्वर स्थान झील जो कि दरभंगा में है। गोगाबिल या घोघा झील जिसको बोलते हैं, ये कटिहार में है। बाड़ीला झील जो कि वैशाली में है। सिमरी बख्तियारपुर झील जो कि आपका सहरसा में है। और घोड़ा कटोरा झील जो कि आपका राजगीर नालंदा में है, ठीक है। तो ये प्रमुख झीलें हैं। और भी हैं यहाँ पे जगतपुर झील जो कि भागलपुर में है। मोती झील जो कि मोतिहारी में है। सरैयामन जो कि बेतिया में है, ठीक है। तो ये प्रमुख झीलें भी हम लोगों ने देख लिया बिहार की। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका जलकुंड के बारे में। तो बिहार के कुछ गर्म जलकुंड भी है, ठीक है। तो गर्म जलकुंड में आपको सबसे पहले ज़्यादातर ये जो है आपको राजगीर में देखने को मिलेगा। देखो ऊपर से नीचे तक यहाँ पर जो है, जैसे सूर्य कुंड, सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, गोमुख कुंड, ठीक है, नानक कुंड, मखदूम कुंड, ये सब आपका जो है राजगीर में है, ठीक है। उसके बाद ऋषि कुंड मुंगेर याद रखना है। जन्म कुंड मुंगेर याद रखना है। उसके बाद भीम बांध, ठीक है, मुंगेर में ही है। रामेश्वरम कुंड मुंगेर में ही है। तो मुंगेर और ये क्या बोलते हैं, राजगीर में ही आपको ज़्यादा यहाँ पर जो है गर्म कुंड देखने को मिलेगा। एक है सीता कुंड जो कि मुंगेर में ही है। लक्ष्मण कुंड मुंगेर में ही है। भड़ारी कुंड ये भी आपका मुंगेर में। पंचतर कुंड मुंगेर में ही है। और श्रृंगार ऋषि कुंड ये आपका मुंगेर में ही है, ठीक है। एक अग्नि कुंड आपको याद रखना है, गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर गर्म कुंड के बारे में आपको मैंने बता दिया। आगे आते हैं और पर्यटन केंद्र यहाँ पर बात करते हैं कि मतलब कौन कौन सा टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ब्रह्मयोनी हिल्स जो कि आपका गया में है, ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। देखो क्वेश्चन क्या बनता है कि जो प्रमुख पर्यटन केंद्र है ब्रह्मयोनी हिल, ठीक है, वो कहाँ पर है, यही क्वेश्चन आता है, लोकेशन से बनता है। तो विरायतन की बात करेंगे तो ये विरायतन आपका राजगीर में है। केसरिया बौद्ध स्तूप की बात करेंगे तो पूर्वी चंपारण में है। जल मंदिर पावापुरी। बराबर केव्स आपका जहानाबाद में है। जू सफारी आपका राजगीर में है। ग्लास ब्रिज भी आपका राजगीर में ही है। पत्थर की मस्जिद आपका पटना में है। उसके बाद है आपका विश्व शांति स्तूप जो कि राजगीर में है। अशोक स्तंभ जो कि वैशाली में है। बड़ी दरगाह नालंदा में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। नेचर सफारी आपका राजगीर में है, ठीक है। तो ये प्रमुख पर्यटन केंद्र भी आपने देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रमुख ताप विद्युत केंद्र, मतलब विद्युत केंद्र कौन कौन सा है। तो सबसे पहले है बाढ़ ताप विद्युत केंद्र जो कि आपका बाढ़ में ही है, ठीक है, पटना बाढ़ में। बरौनी ताप विद्युत परियोजना जो कि आपका बेगूसराय में पड़ता है, बेगूसराय में ही आपका बरौनी आता है, तो वहीं पर है आपका बरौनी ताप विद्युत परियोजना। उसके बाद है बक्सर ताप विद्युत परियोजना, तो चौसा में है, बक्सर में जो चौसा जगह है वहाँ पर है। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो कि आपका मुजफ्फरपुर का कांटी जो जगह है वहाँ पे है। ककवाड़ा अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट जो कि बांका में पड़ता है। और नबीनगर विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो ये आपका औरंगाबाद में आता है, ठीक है। तो ये प्रमुख विद्युत केंद्र है, ताप विद्युत केंद्र। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है। तो प्रमुख जल विद्युत परियोजना में सबसे पहले याद रखना है देलबाग, तो देलबाग आपका रोहतास में है। नासरीगंज रोहतास में ही है। सबड़ी भी रोहतास में ही है। जसन नगर और सिरखिंडी भी आपका जो है रोहतास में ही है। तो ये ऊपर के जो आपके 5 है ये आपका रोहतास के जल विद्युत परियोजनाएं हैं। उसके बाद बेलसार की बात करेंगे, अरवल का है। अगनूर आपका अरवल का है। कोसी आपका सुपौल का है, ठीक है। कोसी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो सुपौल में। ये क्वेश्चन बना है आपका, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट।
उसके बाद रामसर साइट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो रामसर साइट में याद रखिएगा, पहला जो रामसर साइट है बिहार का वो आपका कांवड़ झील ही बना था, जो कि आपका बेगूसराय में है। 2020 में इसको जो इंक्लूड किया गया था रामसर साइट में, और बिहार का पहला था। ठीक है, कुल संख्या की बात करेंगे बिहार से टोटल 3 अभी तक जो है रामसर साइट्स हैं, जो कि पहला आपने देख ही लिया कांवड़ झील बेगूसराय वाला है। फिर उसके बाद है नकटी पक्षी अभयारण्य जो कि जमुई में है, नागी पक्षी अभयारण्य जो कि आपका जमुई में है। ठीक है, तो ये 3 आपको याद रखना है जो कि रामसर साइट में भी इंक्लूडेड है। हाँ, तो प्रमुख त्योहार की अब बात करते हैं। तो प्रमुख त्योहार में होली, छठ, तीज, जितिया, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट छठ आपको याद रखना है। ठीक है, प्रमुख मेला की बात करेंगे तो मलमास मेला जो कि राजगीर में होता है, बांसी जो कि बांका में होता है, सौराठ जो कि मधुबनी में होता है, गोपाष्टमी जो कि आपका खगड़िया में होता है, पितृपक्ष मेला जो कि गया में होता है, हरदी मेला जो कि मुजफ्फरपुर में होता है। तो ये प्रमुख मेले हैं यहाँ पे जो कि आपके यहाँ पे है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। लोक नाट्य मतलब नाटक क्या क्या है लोक नाट्य में? डोमकच, विदेशिया, जाट जाटिन, कीर्तनिया, सामा चकेवा। ये ठीक है, नाट्य मतलब वही नृत्य वगैरह हो गया। ठीक है, तो इसमें डोमकच, विदेशिया, जाट जाटिन, कीर्तनिया, सामा चकेवा, ये सब जो है प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, चित्रकला की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो मधुबनी काफ़ी फेमस, मंजूषा, जादोपिया, थांका चित्रकला और उसके बाद सांझी कला, ये सब जो है प्रमुख चित्रकला है यहाँ पे बिहार के। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि सर्वाधिक जिला वाला कृषि जलवायु क्षेत्र, जो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जिला वाला जो है कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है, उसके बाद अ, बरौनी रिफाइनरी स्थापना। ठीक है, बरौनी रिफाइनरी की स्थापना कब हुई? तो 1964 में की गई थी ये, सोवियत रूस के सहयोग से, मतलब जो रूस था उसके सहयोग से जो आपका बरौनी में जो रिफाइनरी आप देख रहे हैं उसका स्थापना किया गया। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पूछेगा तो ये हो जाएगा पादरी की हवेली, जो कि 1713 में इसका स्थापना हुआ था। पहला जिला स्कूल की स्थापना 1835 में हुआ था, जो कि है पटना हाई स्कूल। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में हुई थी। बीएन कॉलेज जो पटना में आप देखते हैं वो 1889 में बना था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना पूछेगा तो 1925 में हुई थी। उसके बाद पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1927 में, पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल। ठीक है, इनके द्वारा जो है आपका मतलब यहाँ पर जो 1940 में पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना की गई। मगध महिला कॉलेज की बात करेंगे 1946 में। पटना गोलघर का जो निर्माण है, ठीक है, ये आपका 20 जुलाई 1786 को ये पूरा हुआ। कैप्टन जॉन गार्टिन जॉन सॉर के सुझाव पर ये जो आपका किया गया था। ठीक है, किसके सुझाव पर? तो कैप्टन जॉन गार्टिन जॉन घोष के सुझाव पर यहाँ पे जो किया गया था। बाकी महात्मा गांधी सेतु जो आप देख रहे हैं 1982 में इसका जो निर्माण किया गया था, जिसकी लंबाई 5.575 किलोमीटर है। सदाकत आश्रम की बात करेंगे जो कि आपका मौलाना मजहरुल हक के द्वारा किया गया है, और 1921 में बिहार विद्यापीठ जो कि आप देखते हैं, ठीक है, 6 फरवरी 1921 में किया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, बिहार गौरव सम्मान की बात करेंगे 2009 से है। ठीक है, और बिहार दिवस जो आपका 2010 से मनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार गौरव सम्मान कब से? तो 2009 से, और बिहार दिवस 2010 से यहाँ पर जो है मनाया जाता है। और स्टार्ट कौन करवाया था? नीतीश कुमार ने करवाया था इसको। उसके बाद यूनेस्को धरोहर स्थल की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यूनेस्को धरोहर स्थल में आपका जो है 2 इंक्लूडेड है। जैसे पहला आपका महाबोधि मंदिर बोधगया वाला 2002 में, ठीक है, इसको इंक्लूड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय भी आपका है, 2016 में इसको जो है शामिल किया गया है। बाकी नालंदा विश्वविद्यालय अगर आ गया है तो इसके बारे में याद रखिएगा कि इसके परिसर का उद्घाटन, ठीक है, मतलब जो नया वाला परिसर है नालंदा विश्वविद्यालय जो भी बना है फिर से, उसका जो नया उद्घाटन है वो 19 जून 2024 को हुआ है। ठीक है, शराब की बंदी कब की गई भारत में, मतलब बिहार में? तो 5 अप्रैल 2016 को किया गया। पहला हिंदी समाचार पत्र आपका जो है बिहार बंधु है 1874। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में आया था। ठीक है, बीपीएससी वाले में। पहला अंग्रेजी अखबार की बात करेंगे तो द बिहार हेराल्ड हो जाएगा। ठीक है, 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा यहाँ पर जो है जारी किया गया था पहला अंग्रेजी अखबार। और ऐसे हिंदी समाचार बिहार बंधु याद रखिएगा। उसके बाद सर्च लाइट समाचार पत्र संपादक कौन है? तो मुरली मोहन प्रसाद हैं। ठीक है, सर्च लाइट समाचार पत्र संपादक। उसके बाद है उदवंत प्रकाश पुस्तक। ठीक है, उदवंत प्रकाश पुस्तक की बात करेंगे तो मौली कवि है। ठीक है, मौली कवि जो है आपका है। ठीक है, मौली कवि की पुस्तक है उदवंत प्रकाश। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अभिनेता अशोक कुमार की बात करें, जिनका असली नाम आपका जो है कुमुदलाल गांगुली है। इनका जन्म भागलपुर, दादा साहेब फाल्के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है 1988 में। ठीक है, तो जो अभिनेता है अशोक कुमार, उनका असली नाम कुमुदलाल, ठीक है, गांगुली है। जन्म इनका भागलपुर में हुआ है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 1988 में। उसके बाद है आपका सिल्क सिटी। तो सिल्क सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है आपका भागलपुर को ही।
उसके बाद पटना लॉन का नामकरण जो है गांधी मैदान किया गया, ठीक है। कब किया गया? तो 1948 में किया गया। मतलब पहले क्या था नाम इसका? पटना लॉन था, ठीक है। बाद में ये जो गांधी मैदान बना 1948 में बना था ये। उसके बाद 5 पहाड़ियों से घिरा शहर कौन है? तो वो राजगीर है। और वो 5 पहाड़ी कौन-कौन सा है? तो रत्नागिरी, विपुलगिरी, व्यवहारगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी, ठीक है। तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको जो है क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, राजगीर ऐसे याद रखिएगा। राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और कौन-कौन सा 5 पहाड़ी है? वो देख लिया आपने। पहला, समेकित चेक पोस्ट की बात करेंगे तो ये आपका 2018 में। कैमूर पठार की बात करेंगे जो कि रोहतास में पड़ता है, जो कि चूना पत्थर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है कैमूर पठार, ठीक है। भारत वैगन और इंजीनियरिंग केंद्र मोकामा में स्थित है। मतलब मोकामा वाला जो है उसका स्थापना कब हुआ? तो 1978 में हुआ, ठीक है। पहला आर्थिक सर्वे की बात करेंगे तो पहला आर्थिक सर्वे आपका 2006 से 7 के बीच में सुशील कुमार मोदी के समय में हुआ था। पहला ग्रीन बजट की बात करेंगे तो ग्रीन बजट आपका होता है 2020-21 में आपको जो है आया था पहला ग्रीन बजट, ठीक है, 2020-21। अब आते हैं विश्व शांति स्तूप के बारे में, जो कि राजगीर में है। इसका 1969 में इसका स्थापना हुआ था जापान सहयोग से, मतलब जापान के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद है 7 निश्चय योजना जो कि 2015 में आया था। बियाडा स्थापना, ठीक है, बियाडा स्थापना 1974 में हुआ था। 4 कार्यालय इसके अंतर्गत आते हैं, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। बीपार्ड स्थापना, ठीक है, बीपार्ड की स्थापना की गई थी आपका 2006 में। देखो बियाडा 1974 में, बीपार्ड आपका 2006 में। बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग की बात करेंगे तो आपका 1999 में किया गया था। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की बात करेंगे तो ये आपका 1980 में हुआ था। टैग लाइन की बात करेंगे तो ब्लिसफुल बिहार यहाँ पे हो जाएगा, इसका टैग लाइन है, ठीक है, ब्लिसफुल बिहार। नई पर्यटन नीति की बात करेंगे 2023 से 28 है, जिसमें कि जिसको दिसंबर 2023 में जो आपका स्वीकार किया गया था। पहला चाय बागान की बात करेंगे तो ये आपका किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत ये आता है। 1990 के दशक में जो है आपका बना था, ठीक है, पहला चाय बागान किशनगंज, ठीक है, ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है आपका बिहार राज्य जल विद्युत नगर निगम लिमिटेड, जो कि 31 मार्च 1982 को इसकी स्थापना होती है। पटना का जो म्यूजियम है आप 3 अप्रैल 1917 को जो इसका स्थापना हुआ था। बिहार म्यूजियम जो नया वाला है 15 अगस्त 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। राजगीर खेल परिसर जो है आपका, उसकी जो उद्घाटन है वो आपका 29 अगस्त 2024 को था। और पहला खेल जो है विश्वविद्यालय व अकादमी के बीच में हुआ था, ठीक है। ये हो गया आपका 29 अगस्त 2024 को इसका जो है उद्घाटन हुआ था। पहला चीनी मिल की बात करेंगे तो 1904 में आपका जो है खोला गया था मढ़ौरा सारण में, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने जो भी थ्योरी पार्ट था उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से किया, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड हम लोग जो है एमसीक्यू लगाते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को जो है ईमानदारी से देने की कोशिश कीजिएगा। और वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपने 20 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आपने बताइएगा कि कितने अपने क्वेश्चन को सही किया है, ठीक है। तो चलो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखो सबसे पहला है बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च, सिंपल सा है। उसके बाद पटना की स्थापना किसने की थी? तो देखो दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था, पटना और पाटलिपुत्र। तो पटना की स्थापना किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा और पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी उदयन के द्वारा। तो पटना की स्थापना पूछा है तो शेरशाह सूरी हो जाएगा। उसके बाद पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो देखो आ ही गया, तो उदयन आपको मैंने बताया था, जो कि किस वंश के रूलर थे ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह भी मैंने बताया था। देखो दो चीज़ बताया था, राष्ट्रीय वृक्ष और राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह मैंने बताया था आपको बोधि वृक्ष, ठीक है, और राजकीय वृक्ष बताया था मैंने क्या, वो बताया था पीपल, ठीक है। तो दोनों में देखो ऑप्शन दे दिया, बोधि वृक्ष भी और पीपल वृक्ष भी। तो दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको अच्छे से इस कन्फ्यूजन को क्लियर करना है। बोधि वृक्ष यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकीय चिन्ह में। उसके बाद राजकीय पशु पूछेगा तो ये आपका बैल हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का राजकीय पक्षी, तो पक्षी भी मैंने बताया था आपको, ये गौरैया है। उसके बाद बिहार का राजकीय भाषा पूछेगा तो ये आपका हिंदी हो जाएगा। राजकीय भाषा पूछे या प्राथमिक भाषा पूछे, दोनों का आंसर हिंदी ही होगा। उसके बाद बिहार उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। जिसकी स्थापना कब हुई थी बता दीजिएगा आंसर में। उसके बाद बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 टोटल अभी जिले हैं करंट में। उसके बाद है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपका है कौन सा? वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 2000 में अलग हुआ, सी नंबर। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो ये आपका है गेंदा का फूल, तो बी नंबर। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष देखो आएंगे, तो ये आपका था क्या? पीपल था, तो ए नंबर। उसके बाद है बिहार का राजकीय जलीय जीव, तो ये आपका डॉल्फिन था, जिसको कि 2009 में जो है आपका क्या क्या किया गया था घोषित, बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में।
उसके बाद बिहार का प्रमुख राजकीय खेल कौन सा है? तो बिहार का प्रमुख राजकीय खेल जो है आपका कबड्डी है, सी नंबर। पटना बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव कहाँ पर मनाया गया? ठीक है, तो बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव जो है, तो जमुई यहाँ पर बताया था मैंने, कलरव इसका नाम था। ठीक है, तो सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका बिहार में सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो बिहार में सबसे लंबा पुल अगर बात करेगा तो यहाँ पे आपका जो है महात्मा गांधी सेतु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कितना किलोमीटर है? लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास। बाकी एक और चीज़, अपडेटेड चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ये कोसी नदी पर एक जो है सुपौल डिस्ट्रिक्ट में भी बना है। ठीक है, जिसका लेंथ 102 किलोमीटर है। ऑप्शन में नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर महात्मा गांधी सेतु के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन में आएगा कि कहाँ पर है, तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट आप याद रखिएगा, जो कि कोसी नदी पर बनाया गया है। 102 वो मधुबनी को जोड़ता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी महात्मा गांधी सेतु यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं इसी को लगा रहा हूँ। उसके बाद बिहार का पहला आर्थिक सर्वे किस वर्ष यहाँ पर जो है किया गया था? तो ये आपका किया गया था 2006-7 में। और ये किसके टाइम हुआ था? तो सुशील कुमार मोदी मैंने बताया था, तो ये भी याद रखिएगा। बी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो 2016 में इसको जो है वो शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। बिहार का पहला चाय बागान जो है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी, और अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था पहला चाय बागान के बारे में। लास्ट पॉइंट ही था ये। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बाकी देखो अभी बीसी क्वेश्चन है, अगर आप लोग बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चंस का नंबर जो बढ़ाया जाए, तो क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा भी दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं क्विज के फॉर्म में लगाना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग जैसा बोलोगे, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स होगा उसकी उसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हो गया पहला जो चैप्टर था आपका। ठीक है, ये हो गया। अब हम कल जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम बिहार के भूगोल के बारे बात करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग जो है चैप्टर वाइज चलेंगे और पूरा का पूरा बिहार जीके को हम लोग यहाँ पर जो है ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, और आपका काम रहेगा कि आपको जो है मल्टीपल टाइम जो है रिविज़न करना है। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हुए बाकी चलिए आज के इस लेक्चर को देख के आपको कैसा फील हुआ? ठीक है, क्या आपको लगा कि हाँ इसी तरीके से करवाया जाए? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।